नमस्कार। श्री कल्याण राजकीय कन्या महाविद्यालय सीकर सहायक आचार्य चंद्रकला शर्मा, राजनीति विज्ञान विभाग। आज हम समझौतावादी विचारक टॉमस हॉब्स के संदर्भ में चर्चा करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि राज्य की उत्पत्ति के विभिन्न प्रकार के सिद्धांत प्रचलित हैं। राज्य की उत्पत्ति का दैवीय सिद्धांत, ठीक उसी प्रकार कुछ विचारक ऐसे हुए जिन्होंने राज्य की उत्पत्ति को सामाजिक समझौता सिद्धांत के रूप में प्रतिपादित किया। उनका मानना था कि राज्य से पूर्व कुछ ऐसी प्राकृतिक अवस्था थी जिसमें मनुष्य का स्वभाव अलग था, उनकी अलग कुछ मजबूरियां थी, कुछ प्राकृतिक अधिकार थे, कुछ उनको असुविधाएं थी और इन्हीं को दृष्टिगत रखते हुए प्रत्येक मनुष्य ने दूसरे मनुष्य के साथ समझौता करते हुए सामाजिक समझौता सिद्धांत के द्वारा राज्य का निर्माण किया या राज्य की उत्पत्ति की। अब हम समझौतावादी विचारकों में टॉमस हॉब्स, जो सामाजिक समझौता सिद्धांत के प्रतिपादक थे, का विश्लेषण करेंगे। टॉमस हॉब्स ने राजनीति विज्ञान के क्षेत्र में समझौता सिद्धांत को परंपरावादी रूप से विधिवत जन्म दिया और उसको विकसित भी किया। उसी के आधार पर अन्य विद्वानों ने भी अपने समझौतावादी या अनुबंधवादी विचारों का विश्लेषण किया। हॉब्स ने हालांकि अनेक प्रकार के ग्रंथों का निर्माण किया, लेकिन लेवियाथन उसका जो ग्रंथ है वो सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ माना गया। अब हम हॉब्स के सामाजिक समझौता सिद्धांत के बारे में बात करते हैं। हॉब्स ने सबसे पहले अपने ग्रंथ लेवियाथन में अपने समझौते के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। प्रतिपादन में उसने सबसे पहले मानव स्वभाव की व्याख्या की। हॉब्स ने मनुष्य को स्वार्थी, झगड़ालू, दुष्ट, विवेकहीन और स्वयं केंद्रित व्यक्ति माना है, अर्थात वह मानवीय स्वभाव का सिर्फ नकारात्मक पक्ष देखता है। हॉब्स के अनुसार व्यक्ति जो है सिर्फ अपनी इच्छा पूर्ति करना चाहता है और इसी के लिए वह समझौता करते हुए राज्य की उत्पत्ति का समर्थन करता है। हॉब्स ने तो यहाँ तक भी कहा है कि मनुष्य के जितने भी कार्य हैं वह स्वयं सिर्फ अपने स्वार्थ की भावना से प्रेरित होते हैं। वह मनुष्य जो है सदैव अपनी इच्छा की पूर्ति में लगा रहता है, वह अपनी संपत्ति को भी सुरक्षित रखना चाहता है और इस हेतु वह दूसरे व्यक्तियों के साथ समझौता करते हुए राज्य की उत्पत्ति का समर्थन करता है। इसके अतिरिक्त हॉब्स ने यह भी माना कि प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य जो है, मानव जो है, प्रतिद्वंदिता, भय और कीर्ति पाने और उसे बढ़ाने की लालसा में ही सतत संघर्ष चालू रखता है। अब हम बात करें हॉब्स के द्वारा वर्णित प्राकृतिक अवस्था की। मानव स्वभाव के साथ साथ हॉब्स ने प्राकृतिक अवस्था का विश्लेषण किया। हॉब्स ने माना कि राज्य की जो पूर्व की या राज्य से पूर्व की जो दशा थी वो प्राकृतिक दशा थी। और जैसा कि हम जानते हैं कि मनुष्य को हॉब्स ने स्वार्थी, अहमवादी, संघर्षमय और आत्मकेंद्रित व्यक्ति बताया है और उसी के अनुसार उसने प्राकृतिक अवस्था की भी कल्पना की है। हॉब्स ने माना कि प्राकृतिक अवस्था है वो सतत युद्ध की अवस्था थी और प्रत्येक व्यक्ति अपनी स्वार्थिक प्रवृत्ति से प्रेरित होकर ही एक दूसरे के साथ युद्ध करता था। इस अवस्था में किसी प्रकार का कोई उद्योग धंधा, कौशल विकास नहीं था। मनुष्य एक दूसरे पर किसी भी प्रकार का विश्वास नहीं करते थे। मनुष्य का जीवन एकाकी, कुत्सित, पशुतुल्य और छोटा सा था। हॉब्स की प्राकृतिक अवस्था में नैतिकता का जो है सर्वथा अभाव था।
सत्य और असत्य अर्थात अच्छाई और बुराई का कोई विचार नहीं किया गया। हॉब्स की प्राकृतिक अवस्था में न्याय और अन्याय के विचार का अभाव भी था। और सबसे बड़ी बात, हॉब्स ने किसी प्रकार की वैयक्तिक संपत्ति का समर्थन नहीं किया। हॉब्स की प्राकृतिक अवस्था में किसी भी प्रकार की वैयक्तिक संपत्ति नहीं थी। अब हम बात करते हैं हॉब्स के द्वारा वर्णित प्राकृतिक अधिकार और प्राकृतिक कानून। हॉब्स के अनुसार प्राकृतिक अधिकार से अभिप्राय है अपने जीवन के संरक्षण के लिए मनुष्य को कार्य करने की स्वतंत्रता होना, अर्थात अपने जीवन को सुरक्षित करने के लिए मनुष्य किसी के भी धन को लूट सकता है, किसी को भी मार डाल सकता है। यही मनुष्य अपने स्वार्थ हित के लिए कार्य कर सकता है, जो कि जिसके कारण हॉब्स की प्राकृतिक अवस्था में जीवन की सुरक्षा नहीं थी। हॉब्स के प्राकृतिक अवस्था में प्राकृतिक अधिकार और प्राकृतिक कानून दोनों में भी बहुत ज़्यादा अंतर था। प्रत्येक मनुष्य आत्मरक्षा हेतु समस्त कार्य करने की, प्रत्येक व्यक्ति को जो आत्मरक्षा के लिए समस्त कार्यों को करने की जो स्वतंत्रता थी, वही हॉब्स की दृष्टिकोण में प्राकृतिक अधिकार थे। इसके बाद में हॉब्स ने कुछ समझौते के कारण बताए कि व्यक्ति को किन किन असुविधाओं का, किन किन परिस्थितियों के में एक दूसरे के साथ समझौता करते हुए राज्य की उत्पत्ति करनी पड़ी। सामान्यतः हम देखें तो हॉब्स की जो प्राकृतिक अवस्था थी वह निरंतर एक संघर्ष की अवस्था थी और प्रत्येक व्यक्ति आत्मसंरक्षण के लिए किसी भी व्यक्ति को मार सकता था, किसी का भी धन लूट सकता था। वह नैतिक स्वार्थ से प्रेरित होकर कार्य करता था। इसलिए इस अवस्था में राज्य की उत्पत्ति के कुछ प्रमुख कारण थे जिन्होंने राज्य का निर्माण किया। सबसे पहला कारण था कि प्राकृतिक अवस्था में अशांति, हिंसा, युद्ध, घृणा और असुरक्षा का वातावरण था। दूसरा कारण ये था कि प्राकृतिक कानून तो थे, पर इन कानूनों की व्याख्या करने वाली कोई सत्ता नहीं थी। हर व्यक्ति अपने अनुसार, अपने दृष्टिकोण से उन कानूनों का अर्थ लगाता था। तीसरा कारण था कि प्राकृतिक अवस्था में प्राकृतिक नियम जो थे उनका पालन कराने के लिए कोई सर्वोच्च वैध सत्ता नहीं थी। जिस वैध सत्ता के अभाव में प्रत्येक व्यक्ति अपनी इच्छा अनुसार कानूनों का पालन करता और उनका उल्लंघन करता। चौथा ये था कि अगर कोई व्यक्ति किसी प्रकार के कानून का उल्लंघन करता है तो उल्लंघन करने पर उसको उचित दंड देने वाली एक संस्था का अभाव था, दंड शक्ति का अभाव था। ऐसी स्थिति में एक संप्रभुता की स्थापना अर्थात राज्य की स्थापना आवश्यक मानी गई। अब हॉब्स ने सामाजिक समझौते सिद्धांत के द्वारा राज्य की उत्पत्ति की। हॉब्स का मानना था कि प्राकृतिक अवस्था जो अराजकपूर्ण थी उससे छुटकारा पाने के लिए व्यक्ति आपस में एक समझौता, संविदा, अनुबंध करते हैं और प्रत्येक व्यक्ति इसमें यह शपथ लेता है कि मैं इस व्यक्ति को या व्यक्ति समुदाय को इस शर्त पर अपना अधिकार देता हूँ तथा स्वयं अपने पर शासन करने का अधिकार देता हूँ कि तुम भी अपने अधिकार इसी प्रकार इस व्यक्ति को दोगे और यह व्यक्ति हम सब पर संप्रभु कहलाएगा। हॉब्स ने माना कि इसी शर्त के कारण राज्य की उत्पत्ति की गई। अब हम सामाजिक समझौते के पश्चात जो राज्य की उत्पत्ति हुई उस राज्य का स्वरूप कैसा था, अर्थात हॉब्स ने किस प्रकार के राज्य के स्वरूप का वर्णन किया। हॉब्स ने समझौते के द्वारा जो राज्य का निर्माण किया उसको दो प्रकार के कार्य दिए। पहला तो यह कि वह एक व्यवस्थित और सभ्य समाज की स्थापना करेगा और दूसरी ऐसे राज्य की स्थापना करेगा जिससे मनुष्य अपने समस्त प्राकृतिक अधिकारों का परित्याग करके एक संप्रभु, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति अपने समस्त अधिकार देखे, एक ऐसे संप्रभु सत्ता की स्थापना करेगा जिसके आदेशों की पालना वह निरंतर करेगा। अर्थात इस समझौते के द्वारा जिस प्रकार के राज्य का निर्माण होता है वह पूर्णतः निरंकुश होएगा। संप्रभु के आदेश ही कानून होंगे, उसका प्रत्येक कार्य जो है न्यायपूर्ण होगा।
संक्षेप में हम कह सकते हैं कि समझौते के बाद में जो समाज जो राज्य का उदय होता है वह पूर्ण रूप से निरंकुश है। इस प्रकार हॉब्स अपने सामाजिक समझौते सिद्धांत के द्वारा निरंकुश राजतंत्रात्मक राज्य की स्थापना करता है।